स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत में सुधार, यानी इम्प्रूव्ड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए, क्लासिकल सिद्धांत जो मैंने पहले दिया है उसमें सुधार भी कुछ अर्थशास्त्रियों ने किया है, वह भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इसमें सुधार क्या हुआ है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत की जो मूलभूत अवधारणा है, वह अवधारणा में जो संशोधन किया है, उस संशोधन को करते हुए प्रोफेसर टाजिंग ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत का निर्वचन मौद्रिक लागतों के द्वारा या मौद्रिक लागतों के रूप में किया। प्रोफेसर हेबरलर ने व्याख्या की कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवाह प्रत्यक्ष रूप से मौद्रिक कीमतों में निरपेक्ष भिन्नता के कारण निर्धारित होता है, न कि श्रम लागतों की तुलनात्मक अंतरों के द्वारा। प्रोफेसर हेबरलर ही उन्होंने दो से अधिक वस्तुओं व दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होने वाला होता है, उस व्यापार के होने की जो दशाएं हैं, उन दशाओं को स्पष्ट किया है। सर्वप्रथम प्रोफेसर लॉन्गफील्ड ने रिकार्डो की व्याख्या को दो से अधिक वस्तुओं के संदर्भ में व्याख्यायित किया, परंतु वह यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि दो देशों के मध्य मजदूरी का जो अनुपात है, वह अनुपात किस प्रकार निर्धारित होता है। यही प्रोफेसर सैमुएल्सन ने भी दो देशों के या दो से अधिक देशों के प्रसंग में भी व्यापार की जो व्याख्या की, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि व्यापार के लाभ राज्य की सीमाओं से कोई विशेष संबंध नहीं रखते हैं। जो सिद्धांत विकसित हो रहा है या विकसित हो चुका है, वह सभी देशों के समूहों पर लागू होता है। क्लासिकल सिद्धांत में यातायात लागतों पर विचार नहीं किया गया, परंतु वस्तुतः एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं का जो व्यापार किया जाता है, उस व्यापार में होने पर जो व्यय समाहित होता है, वह लागत से जुड़ता है। यातायात लागतों का जो व्यापार है, उस व्यापार की मात्राओं व मूल्यों पर भी प्रभाव डालता है। और प्रोफेसर हेबरलर ने यह स्पष्ट किया कि यातायात व्यय को व्यापार में शामिल करते हुए आयात वस्तु व निर्यात वस्तु के अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए या ध्यान दिया जाना आवश्यक हो जाता है, जो देश के उत्पादन में एवं आंतरिक व्यापार में शामिल होती हैं तथा इनका निर्यात एवं आयात नहीं होता है। हेबरलर ने यह भी स्पष्ट किया कि यातायात लागतों को सम्मिलित करने पर तुलनात्मक लागत जो लाभ है, तुलनात्मक लाभ है, उस लाभ के सिद्धांत में या सिद्धांत के जो निष्कर्ष हैं, उस निष्कर्ष में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब बात ये आती है कि तुलनात्मक लागतों को हम किसके रूप में मापें। तो तुलनात्मक लागतों को हम मुद्रा के रूप में सबसे पहले देखते हैं कि मुद्रा के रूप में अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं, यानी कंपैरेटिव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। और इसके अंतर्गत सामान्यतः कौन सी तुलनात्मक लागत में मुद्रा के रूप में जो दिया हुआ है, उसमें एक कंडीशन डाली है उन्होंने कि सामान्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय प्रचलित नहीं है, वरन वस्तु विनिमय का जो माध्यम है वह क्या है, मुद्रा है। पहले
जब व्यापार होता था उस समय व्यापार वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लिया जाता था, बदल लेते थे। जैसे गेहूं के बदले में अगर एक बकरी ले ली, या गेहूं के बदले में चावल ले लिया, या मोटे अनाज के बदले राई का प्रयोग किया, इस तरह से जो व्यापार किया जाता था वह व्यापार वस्तु विनिमय में होता था। लेकिन आज के युग में जो व्यापार है वह वस्तु विनिमय में व्यापार नहीं किया जाता है, वह जो व्यापार किया जाता है वह व्यापार मुद्रा के रूप में व्यापार किया जाता है। अब देखिए, मुद्रा के रूप में जब व्यापार करते हैं तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत में वस्तु की एक इकाई की जो उत्पादन लागत है उस लागत को श्रम इकाइयों में अभिव्यक्त की जाती थी। पहले जो इकाई थी उसे हम श्रम में अभिव्यक्त करते थे, लेकिन अब क्या है, इसमें सुधार करते हुए हम श्रमिक की अब मजदूरी को ध्यान में रखते हुए प्रति इकाई वस्तु की लागत को ज्ञात करते हैं। पहले जब हम व्यापार करते थे उस समय वस्तु विनिमय में व्यापार करते थे। अब जो व्यापार करते हैं वह मुद्रा से व्यापार करते हैं, मुद्रा का ही लेन देन करते हैं। अब यहाँ यह देखना है कि जो प्रति इकाई वस्तु की जो लागत है उसे हम ज्ञात जब करते हैं तो किस में ज्ञात करते थे? पहले हम करते थे श्रम में, और अब ज्ञात करेंगे किस में? मुद्रा में। अब देखिए, यहाँ दो देश हैं, यानी देश, मैं आपके समक्ष एक टेबल का निर्माण कर रहा हूं। देश हैं, यानी ए देश है और बी देश है, दो देश हैं। अब देखिए, वस्तु की इकाई की जो उत्पादन लागत है, यहां देखिए, वस्तु की इकाई की उत्पादन लागत श्रम के रूप में। अब देखिए, श्रम के रूप में जब हम करते हैं तो वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं वह हम कर रहे हैं, एक एक्स वस्तु है और दूसरी है वाई वस्तु। दो देश हैं मेरे पास में। ए किसी एक्स वस्तु का जो उत्पादन करता है वह 8 इकाइयों का, और वाई वस्तु का जो उत्पादन करता है वह 4 इकाइयों का करता है। यही बी देश एक इकाई का उत्पादन करने में, यहां देख रहे हैं कि ए देश जो है वह एक इकाई के उत्पादन करने में 8 इकाइयों का उपभोग, यानी 8 श्रम की इकाइयों का उपयोग करता है, तब वह एक इकाई को प्राप्त करता है। वाई वस्तु का अगर प्रोडक्शन करता है तो वहां वह 4 इकाइयों को खर्च करता है, तब 1 इकाई का प्रोडक्शन होता है। यही बी देश में देख रहे हैं। बी देश में क्या है? बी देश में किसी वस्तु की 4 इकाइयां श्रम की लगती हैं, तब 1 इकाई का प्रोडक्शन हो जाता है, किसका? एक्स वस्तु का। वहीं वाई वस्तु के उत्पादन में जहां बी देश में 4 इकाइयां एक्स में खर्च हो रही थी, वहीं वाई देश में 3 इकाइयां खर्च होती हैं श्रम की। अब देखिए, यही आप देखेंगे, अब बात ये आ जाती है कि मजदूरी जो है वह प्रति श्रमिक कितनी है। तो यही लिख लेता हूं, मजदूरी प्रति श्रमिक। और प्रति श्रमिक जो मजदूरी है वह मजदूरी है 1 रुपया, और 1 रुपये 80 पैसे के बराबर। अब देखिए, प्रति इकाई वस्तु लागत क्या होगी, तो यहीं देख लेते हैं। प्रति इकाई वस्तु की लागत को देखना है। देखिए, वस्तु की लागत, यहाँ एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, ये एक्स है और ये वाई वस्तु है। एक्स वस्तु, जब मजदूरी प्रति श्रमिक यानी 1 रुपये है और यहाँ किसी वस्तु के प्रोडक्शन करने में 8 इकाई श्रम की लगती हैं, और मुद्रा में अगर देखते हैं तो
एक इकाई में 8 रुपए खर्च होते हैं। कितने? 8, यानी 8 रुपए। वहीं बाई वस्तु के उत्पादन में 4 रुपए खर्च होते हैं। यहीं देखेंगे, अगर हम बी देश में 4 इकाइयां श्रम की लगती हैं और 1 रुपये 80 पैसे के बराबर उसकी मतलब एक मजदूर की मजदूरी है, तो 4 मजदूरों की जो मजदूरी होगी वह मजदूरी होगी 7 रुपये 20 पैसे के बराबर। कितनी? 7 रुपये 20 पैसे। अगर 3 मजदूर लगते हैं तो उनकी जो मजदूरी होगी वह होगी 5 रुपये 40 पैसे के बराबर। कितनी होगी? 5 रुपये 40 पैसे के बराबर। अब देखिए, मैंने आपके समक्ष जो टेबल तैयार किया है, इस टेबल से यह स्पष्ट हो जाता है कि वाई वस्तु का जो मूल्य है वह ए देश में तथा एक्स वस्तु का जो मूल्य है वह बी देश में अधिक है। अतः ए देश क्या करे? बाई वस्तु का, ए देश क्या कर ले? बाई वस्तु का विशिष्टीकरण कर देवे। किसका करे? विशिष्टीकरण बाई वस्तु का। और बी देश एक्स वस्तु का विशिष्टीकरण करे। जब ये विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो एक्स जो वस्तु है उसको बी देश से बाई वस्तु के बदले में आयात कर ले और बी देश वाई वस्तु को ए देश से आयात कर ले। तो यहां जो व्यापार है वह व्यापार बराबर होता रहेगा। अब देखिए, बात ये आती है कि जो दोनों ही देश हैं उन दोनों ही देशों में वस्तुओं की कीमत निर्धारित करते हुए मौद्रिक मजदूरी की जो दर है वह दर कैसी है? निरपेक्ष रूप से निश्चित की जाती है। किससे? निरपेक्ष रूप से निश्चित की जाती है। और इसके उपरांत ही क्या होता है? इसके उपरांत भी जो निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं होते हैं। जो निष्कर्ष हम निकालते हैं वह निष्कर्ष बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि निश्चित की गई जो मजदूरी है उस मजदूरी को दो देशों में दो वस्तुओं की सापेक्षिक श्रम लागत द्वारा निर्धारित उच्चतम व निम्नतम सीमाओं के मध्य रहती है। अब फिर बात आती है कि क्लासिकल सिद्धांत के अंतर्गत हमने दो देश लिए थे और दो वस्तुएं ली थी। कितनी? दो वस्तु और दो देश लिए थे। तो यहां भी हम देखते हैं, यानी यहां जो वस्तुएं हैं हम देशों को नहीं ले रहे हैं, पहले हम वस्तुओं को ले रहे हैं। तो देखिए, दो वस्तुओं से अधिक लेंगे तो जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम जो अध्ययन करेंगे वह अध्ययन जो होगा वह होगा दो वस्तुओं से अधिक का। किसका करेंगे? दो वस्तुओं से अधिक वस्तुएं। दो से अधिक वस्तुएं, और जो दो से अधिक वस्तुएं हैं यानी इन्हें हम बोलते हैं मोर देन टू कमोडिटीज। क्या बोलते हैं? मोर देन टू कमोडिटी। और देखिए, दो से अधिक वस्तुओं के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो तुलनात्मक लागत है, और तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में मात्र दो वस्तुओं को जो कि दो देशों में उत्पन्न की जाती हैं के मध्य क्या है? व्यापार की जो संभावना है उस संकल्पना को हम देखते हैं। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं? दो से अधिक वस्तुओं को लेकर के उसका अध्ययन करेंगे। तो अब हम यह मानते हैं कि दो देशों में दो से अधिक वस्तुओं यानी ए बी सी डॉट 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 कुछ भी हो, एबीसी का व्यापार हम करते हैं। और जब हम एबीसी का व्यापार करते हैं तो माना कि क्या होगा? अब देश ए में क्या हो जाएगा? माना कि देश ए में
देश ए में क्या करना है, ए बी और सी, ये तीनों जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के उत्पादन की जो श्रम लागत है, वस्तुओं के उत्पादन की श्रम लागत क्या होगा, वस्तुओं के उत्पादन की जो श्रम लागत है वह क्या होगी, यानी A1 B1 C1 ये है। सेम कंडीशन देश बी में क्या है, ए बी और सी, और वस्तुओं के उत्पादन की लागत बराबर क्या होगा, A2 B2 C2, क्या हो जाएगी, A2 B2 और C2 होगी। यह होती है, यही देखना है कि ए देश में, अब क्या देखते हैं हम, ए देश में क्या करना है, ए देश में ए बी सी वस्तु की प्रति इकाई, क्या, ए बी सी वस्तु की प्रति इकाई क्या होगी, वस्तु की प्रति इकाई मौद्रिक लागत देखते हैं। क्या देखेंगे, मौद्रिक लागत। पहले हम श्रम की लागत देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, मौद्रिक लागत। और मौद्रिक लागत में क्या होगा, यानी मौद्रिक मीन्स प्राइस, जो कीमत है वह कीमत इसमें ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, PA1 डॉट कॉमा PB1 कॉमा PC1, ये होगी। और यही बी देश में ए बी सी वस्तु की प्रति इकाई मौद्रिक लागत क्या होगी, PA2 PB2 और PC2 है। ओके, अब जब ए देश में एबीसी वस्तु के उत्पादन की जो श्रम लागत है वह A1 B1 C1 है, बी देश में एबीसी वस्तुओं की जो श्रम लागत है वह A2 B2 और C2 है, वहीं ए देश में एबीसी वस्तु की जो प्रति इकाई मौद्रिक लागत है वो PA1 PB2 PB1 PC1 है। और अगर बी देश में देखें एबीसी जो वस्तु हैं उनकी प्रति इकाई मौद्रिक लागत PA2 PB2 और PC2 है। माना कि ए देश में मौद्रिक मजदूरी, अब हम क्या देख रहे हैं, माना कि ए देश में मौद्रिक मजदूरी, और मजदूरी क्या होती है, वेज, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे W से, मजदूरी W1 है, क्या है, W1 है। तो इसी तरह से सेम कंडीशन बी देश में भी मजदूरी, बी देश में मौद्रिक मजदूरी क्या हो जाएगी, W2। ओके, अब देखिए ए देश में ए बी सी जो वस्तु है उस वस्तु की एक इकाई का मूल्य बार बार, एक इकाई का जो मूल्य है वह बराबर होगा किसके, वह एक इकाई उत्पन्न करने की जो श्रम इकाइयां हैं वह क्या होंगी। तो श्रम इकाइयों को हम देखते हैं, देखिए यहां श्रम इकाइयां जो होंगी वह क्या होंगी,
ये जो श्रम इकाइयां होंगी वह श्रम इकाइयां होंगी आपकी PA1, यानी PA1 इजिकल टू क्या होगा, PA1 इजिकल टू A1 W1, क्या होगा A1 W1 के। B यानी PB1 इजिकल टू क्या होगा B1 W1 के। PC1 इजिकल टू क्या हो जाएगा C1 W1 के। ये हो जाएगा, यानी PA1 इजिकल टू A1 इंटू A2 W1, P1 यानी PB1 जो है वह है B1 इंटू W1 हो जाएगा। PC1 इजिकल टू क्या हो जाएगा C1 इंटू W1। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर बी देश में भी हम ABC वस्तुओं की इकाई का जो मूल्य है वह बराबर होगा, तो एक इकाई को उत्पन्न करने की जो लागत होगी या जो श्रम इकाइयां होंगी वह क्या होंगी, सेम कंडीशन PA2 इजिकल टू क्या होगा आपका PA2 इजिकल टू, यहां PA2 इजिकल टू जो होगा वह होगा A2W2, PB2 इजिकल टू AB2W2 और PC2 इजिकल टू क्या हो जाएगा C2W2। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इससे स्पष्ट क्या होता है। ये मैंने आपके समक्ष निकाला है, इससे स्पष्ट क्या हो रहा है। तो देखिए इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक देश में सापेक्ष जो कीमतें हैं वह कीमतें श्रम लागत के द्वारा होती हैं। अतः ए देश में श्रम लागतें जो होंगी वह लागतें क्या होंगी, तो देखिए ए देश में श्रम लागतें जो होंगी वह होंगी यानी PA1 रेशियो PB1 रेशियो PC1 डॉट 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 क्या हो जाएगा A1 B1 C1, क्या होगा A1 B1 और C1 ये होगा। इसी तरह से बी देश में देखते हैं, तो बी देश में भी निकाल लीजिए, यानी PA2 रेशियो PB2 रेशियो PC2 डॉट 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 A2 B2 C2 है। ओके, अब देखिए यहां के बाद में फिर हम देखते हैं कि ए व बी देश के मध्य विनिमय की जो दर है, यानी जो एक्सचेंज जो लेन देन की जो दर है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं। लेन देन की जो दर है, जो रेट है, विनिमय की जो रेट है वह आर से हमने प्रदर्शित की है। और आर से तात्पर्य यह है कि ए देश की जो करेंसी है वह इजिकल टू बी देश की इकाई करेंसी होगी। यदि एक वस्तु की प्रति इकाई कीमत को बाई देश की करेंसी में अभिव्यक्त किया जाए तो दोनों के मध्य कीमतें जो होंगी वह क्या होंगी, तो देखिए दोनों के मध्य जो कीमतें होंगी अब हम उनको देखते हैं। चलिए दोनों के मध्य जो कीमतें होंगी वह ए की, यानी ए की एक इकाई कीमत
एक इकाई कीमत किसमें, बी देश में, बी देश में क्या होगी। अब भाई बी देश में कैसे निकाल रहे थे हम, A2 B2 C2 कर रहे थे, तो यहां जो होगी A2 W2 तथा A देश में क्या होगा। अब A देश में जब हम देखते हैं तो A1 W1 यानी A1 W1 और R हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज की जो रेट है वो हमने यहां ली है। अब इसी तरह से बी वस्तु को देख लेते हैं, यानी बी की एक इकाई कीमत बी देश में क्या देखना है, बी देश में हमें क्या देखना है, तो देखिए B2 W2 तथा ए देश में क्या करना है, B1 W1 R। नेक्स्ट सी की कीमत को देख लेते हैं, तो सी की एक इकाई की कीमत बी देश में क्या होगी, C2 W2 तथा ए देश में क्या होगी, C1 W1 R। ओके, अब यहां ये देखते हैं, यदि ए देश ए वस्तु का निर्यात किससे, बी देश को करे तो इससे अभिप्राय यह होगा कि ए वस्तु की मौद्रिक लागत ए देश में सस्ती है। दूसरे शब्दों में हम यह देखते हैं कि दूसरे शब्दों में ए देश ए वस्तु को बी देश में तभी निर्यात करेगा जबकि वह वस्तु को सस्ता उत्पादित कर सके। चूंकि ए देश में ए वस्तु सस्ती बनेगी, अर्थात क्या होगा, इसकी जो मौद्रिक लागत है वह क्या होगी, मौद्रिक लागत जो होगी A1 W1 और R है। तो जो मौद्रिक लागत है A1 W1 R, यह बी देश की मौद्रिक लागत कौन सी, A2 W2 यानी A2 और W2। अब A2 W2 जो मौद्रिक लागत है उससे कम होती है, क्या होती है, उससे कम होगी, तो क्या हो जाएगा, यानी ये होगा A1 W1 R लेस देन A2 W2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 W1 R लेस देन A2 W2 हो जाता है। और जब ये होता है तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हम यहां इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, और वह प्रदर्शित करेंगे, यानी A1 A2 क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 लेस देन, क्या होगा, लेस देन, और लेस देन करने पर W2 अपॉन, यानी W2 अपॉन W1 R होगा, और ये आपका समीकरण होगा। क्या, ये समीकरण। अब देखिए, जब ये समीकरण निकल के आता है तो फिर आगे देखते हैं, यदि ए देश में, या जो ए देश है वह बी वस्तु का आयात बी देश से करे, तो स्पष्ट है कि बी देश में वस्तु की जो मौद्रिक लागत है वह B2 W2 A, यानी B2 W2 है, क्या है, B2 और W2 है, और B2 W2 है, तो A देश में मौद्रिक लागत जो होगी वो क्या होगी, B1 W1 R होती है, क्या होगी, यानी अगर ये है B2 W2, तो A देश में क्या है, A देश को देखेंगे B1 W1 और R हो जाती है, यही होती है ना।
तो जब ये होती है तो जो B2W2 है वह ए देश की मौद्रिक लागत यानी B1W1R से कम होती है, और इस दशा में क्या होता है, इस दशा में जो होगा वह B1W1R क्या होगा, वह जो होगा वह होगा B1W1R लेस देन क्या हो जाएगा, B2W2 क्या हो जाएगा, B2W2 हो जाता है। अब इसे B2W2 जब हो जाता है तो इसे हम क्या इसलिए लिख क्या सकते हैं, इसे B1/B2 लेस देन क्या होता है, W2/W1R हो जाता है। ओके, अब देखिए पहले वाले में भी, पहले वाला क्या आया था, A1/A2 लेस देन W2/W1R आया था, ये जो समीकरण था। ये भी समीकरण दूसरा है, इसमें क्या है B1/B2 लेस देन क्या है W2/WR। अब यहां ये देखते हैं कि जो W1WR है, ये जो समीकरण हो गया, ये समीकरण आपका तीसरा हो गया। अब देखिए यहां एक चीज और देखते हैं कि जो समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड है, यानी सेकंड और थर्ड जो समीकरण मैंने बनाए हैं, इनकी तुलना अगर हम करें तो क्या होता है, तो देखिए ये भी देख लेते हैं। चलिए तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर देखिए A1/A2 लेस देन W2/W1R, यही है ना, तथा चलिए B1/B2 लेस देन W2/W1R है। अब देखिए W2/W1R, W2/W1R दोनों में ही क्या है, कॉमन है, समान है, दोनों में क्या है, समान है। और जब कोई चीज हमें कॉमन मिल जाती है तो क्या करते हैं हम, कॉमन होने पर क्या करेंगे, यानी W2 यहां भी है, W2 यहां भी है, W1R यहां भी है और W1R यहां भी है, दोनों में कॉमन हो गया। अब कॉमन होने के बाद में हम देखते हैं तो क्या होगा, अतः जब ये कॉमन आ जाता है तो फिर क्या करते हैं हम, फिर हमारे पास में जो बचता है वह बचता है A1/A2 लेस देन B1/B2 शेष रह जाता है। और A1/A2 लेस देन B1/B2 जो होता है, तो इससे ये स्पष्ट यह है कि ए देश वाई वस्तु के सापेक्ष एक्स वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त कर रहा है। और जब ये लाभ प्राप्त कर रहा है तो अब यदि वस्तु में दो से अधिक यानी A B C D E F G H डॉट डॉट बहुत सारी हो सकती हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम यानी A B C D E मान लेते हैं तो क्या होगा, तो अब जो होगा वह होगा क्या, देखिए तब जो बनेगा हमारे सामने वह जो समीकरण बनेगा वह समीकरण हो जाएगा, यानी B आ गया लेस देन C1/C2 लेस देन D1/D2 लेस देन E1/E2 बन जाता है। ओके, अब देखिए जब ये होता है तो यह स्पष्ट या हम यह कह सकते हैं कि यदि ए देश को व्यापार में तुलनात्मक श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो वह सर्वप्रथम ए फिर बी तथा सी का निर्यात
करेगा, और यह संभव नहीं है कि वह सी वस्तु का निर्यात करे तथा ए वस्तु का आयात करे। फिर बात आती है कि व्यापार में ए व बी जो देश हैं वह देश की सही स्थिति का पूर्वानुमान करना संभव नहीं है, क्योंकि होता क्या है, मान्यताएं केवल लागत पक्ष को ही रखती हैं। मात्र यह स्पष्ट करना संभव है कि ए देश को प्रत्येक वस्तु के निर्यात में तुलनात्मक लाभ है। अब देखिए, इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मैं आपके समक्ष एक टेबल तैयार करता हूं, उस टेबल से ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह चलिए वस्तु की किस्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, वस्तु की किस्म। और वस्तु की किस्म के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि ए देश में क्या होगा, यानी ए देश में क्या है, ए बी सी वन, ए बी सी यानी A1 B1 और C1, A1 B1 और C1 ये तीन वस्तुएं हैं। वस्तु यही बी देश को देखते हैं, तो बी देश में देखिए क्या है, A2 B2 और C2 वस्तु हैं। ओके, जब ये हैं तो यहां जो वस्तुएं हैं देखिए, ए बी सी बी ई एफ जी एच आई और जी। ओके, ये वस्तुएं हैं। यहां देखिए दो देश हैं, एक ए है और एक बी है। मान लीजिए ए देश में सारी वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वह 20 20 20 20 20 20 20 20 20 और 20 में होता है। ओके, बी देश में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो भी वस्तुएं हैं, यहाँ बी देश में जो उत्पादन होता है वह 40 इकाइयों में यहाँ उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो होता है वह 36 इकाइयों में, 36 इकाइयों में, 32 iकाइयों में, 32 इकाइयों में, 25 इकाइयों में, 20 इकाइयों में, और नेक्स्ट 18, 16, 14 और ये 12। यहां जो मैंने टेबल तैयार की है, इस टेबल को देखने से आपको एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ ए जो देश है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का जो उत्पादन करता है उसमें 20 इकाइयां ही खर्च करता है। सारे एक यूनिट को पैदा करने में 20 इकाइयां खर्च करता है। लेकिन बी जो देश है, बी देश ए वस्तु के प्रोडक्शन में 40 इकाइयां खर्च करता है, जबकि यहाँ ए कितनी करता है 20। बी वस्तु के उत्पादन में 36 इकाइयां खर्च करता है, जबकि यहाँ 20, यहाँ 36। सी वस्तु के उत्पादन में बी देश 32 इकाइयां खर्च करता है और ये 20 इकाइयां खर्च करता है। ओके, इसके बाद डी देश में हम देखेंगे तो डी में ए देश, डी जो वस्तु है उसको ए देश में वो प्रोडक्ट करने में 20 इकाइयां खर्च हो रही हैं और यहाँ 32 इकाइयां खर्च हो रही हैं। आगे देखेंगे ई इकाई को प्रोडक्ट करने में ए देश की 20 इकाइयां खर्च होती हैं, जबकि बी देश की 25 इकाइयां खर्च होती हैं। ओके,
एफ जो वस्तु है, एफ वस्तु का प्रोडक्शन करने में ए देश में भी 20 इकाइयां खर्च होती हैं और बी देश में भी 20 इकाइयां खर्च होती हैं। लेकिन ए देश में जी वस्तु के उत्पादन करने में 20 इकाइयां खर्च हुई, लेकिन ए बी देश में 18 इकाइयां खर्च की हैं। तो यहाँ बी देश को कुछ फायदा हुआ, यानी 2 इकाइयों का, यहाँ 4 इकाइयों का, यहाँ 6 इकाइयों का और यहाँ 8 इकाइयों का फायदा हो रहा है। यहां देख रहे हैं तो यहां आप देख रहे हैं, यानी यहाँ 20 इकाइयों का नुकसान है माइनस, और -16 यानी, और -12 -12 -5 और यहाँ इक्वल है। 3 स्थितियां आपके समक्ष क्लियर हैं। अब 3 स्थितियों में आपको यह समझना है कि ए देश और बी देश जब उत्पादन करें और जो आयात करें, निर्यात करें, जो व्यापार करेंगे, तो ए देश को क्या करना चाहिए कि ए देश को जी, एच, आई और जे वस्तुओं को बी देश से एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए, सॉरी इंपोर्ट कर लेना चाहिए, यानी आयात करना चाहिए। किसको? ए देश को बी देश से जी, एच, आई, जे जो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को बी देश से अपने यहां आयात करना चाहिए। बी देश को ए देश से ए, बी, सी, डी और ई इन प्रोडक्ट को अपने यहां आयात करना चाहिए। बी देश को जी, एच, आई का एक्सपोर्ट करना चाहिए और बी देश को ए, बी, सी, डी, ई प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट हैं उनका इंपोर्ट करना चाहिए। एक तरफ आयात करना चाहिए, दूसरी तरफ निर्यात करना चाहिए। या ये कहें कि जो ए देश है वह ए देश जी, एच, आई, जे वस्तुओं का जो आयात है वह बी देश से कर ले, तो बी देश को फायदा होगा और ए देश को भी फायदा होगा, क्योंकि ए देश यहाँ जी, एच, आई, जे जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो उसका खर्चा आता है वह 20 इकाइयों के बराबर आता है, जबकि इसमें बी देश में 18, 16, 14 और 12 इकाइयों का आता है। तो यहाँ उसको फायदा हो रहा है ए देश को, बी देश को इसमें फायदा हो रहा है ए, बी, सी, डी, ई में। तो बी देश को ए, बी, सी, डी, ई मंगा लेनी चाहिए अपने यहाँ, और ए देश को जी, एच, आई, जे मंगा लेनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ एक चीज और आ गई कि जो एफ वस्तु है, यह एफ वस्तु क्या है, ये दोनों में ही समान है, यानी ए देश में भी 20 इकाइयां खर्च होती हैं एक इकाई प्रोडक्ट करने में, और यहाँ भी 20 इकाइयां ही खर्च होती हैं। तो यहाँ क्या करें, ये दोनों ही देश एक दूसरे से अपने अपने यहाँ इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, दोनों ही देशों को फायदा होगा। अब देखिए जो मैंने आपके समक्ष टेबल बनाई है, किताबी भाषा से मैं आपको समझा देता हूँ किताबी भाषा क्या कहती है। तालिका में ए देश द्वारा की जाने वाली जो निर्यात वस्तुएं हैं उनका आयात वस्तुओं का निर्धारण W2R अपॉन W1R के द्वारा होगा, अर्थात दोनों देश ए व बी में मौद्रिक मजदूरी W1 और W2 की दर समान हो तो W2 अपॉन W1 R इजिकल टू 1 होता है। क्या होता है? W2 अपॉन W1 R इजिकल टू 1 होगा। और जब ऐसी दशा होगी तो ऐसी दशा में ए देश जिन वस्तुओं को बी देश से की अपेक्षा कम वास्तविक लागत पर उत्पादित करेगा वह ए से ई तक होंगे। ए देश उन वस्तुओं का आयात करेगा जिन्हें वह सापेक्षिक रूप से उच्च लागत पर उत्पादित करता है, जो मैंने आपके समक्ष बता दी हैं। चूंकि बी देश जी, एच, आई और जी वस्तुओं को कम लागत पर उत्पन्न करता है, इसलिए ए देश को क्या करना चाहिए, बी देश से मंगा लेना चाहिए, और बी देश को ए देश से क्या मंगा लेना चाहिए, ए, बी, सी, डी, ई इनको मंगा लेना चाहिए। और जब ये स्थिति आती है तो यदि ए देश में मजदूरी बी देश की अपेक्षा 10% कम हो तो क्या होता है, W2 अपॉन W1 R इजिकल टू जो निकल के आएगा वह 1.1 हो जाएगा।
तो ए देश की मौद्रिक लागत बी देश की से कम हो जाएगी। और जब बी देश से कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा, यदि यह माने कि मजदूरी दोनों देशों में अगर समान है तो यह स्पष्ट किया जा सकता है कि दोनों देश किन वस्तुओं का निर्यात करेंगे तथा किन मौद्रिक कीमतों पर इन वस्तुओं का व्यापार संभव होगा। ए देश ए वस्तु से ई तक वस्तुओं को 20% या 20 रुपए प्रति इकाई कीमत पर निर्यात करेगा और बी देश जी से एच तक 18, 16, 14, 12 इस कीमत पर निर्यात करेगा। यहां जो भुगतान संतुलन है, उस भुगतान संतुलन की जो संभावना है वह साम्यावस्था में क्या होगा, साम्यावस्था का निर्धारण दोनों देशों में प्रतिपूरक मांगों की स्थितियां पैदा कर देता है। और जब यह प्रतिपूरक मांगों की स्थिति को पैदा करता है तो क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में यदि ए देश का भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाए तो स्वर्णमान की जो स्वतंत्रता है या स्वर्णमान की जो स्वचालकता है वह स्वचालकता के अधीन ए देश से स्वर्ण का बहिर्प्रभाव यानी आउटफ्लो हो जाएगा और आउटफ्लो होने पर ए देश को सर्वाधिक नुकसान होगा या निर्यात करना हो जाएगा। निर्यात में जिसमें ए देश की जो कीमतें हैं वह मजदूरी में कमी होगी और दूसरी तरफ बी देश के स्वर्णमान का अंतर प्रभाव यानी इनफ्लो जो है वह आयात होगा, जिसमें बी देश में कीमतें और मजदूरी में वृद्धि हो जाती है। और जब ये वृद्धि होगी तो बी देश में जो कीमतें हैं वह कीमत और मजदूरी में वृद्धि होने से जो विभाजन है वह विभाजन का बिंदु का जो स्थान है वह बदल जाएगा, अर्थात ए देश अब एफ वस्तु का निर्यात करने लगेगा। और जब यह निर्यात करने लगता है तो भुगतान संतुलन की जो साम्य अवस्था है उस साम्य अवस्था में ए देश में कुछ बिंदुओं को या कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। और अब यहाँ 3 पॉइंट आपके समक्ष खड़े हो जाते हैं। पहला पॉइंट होता है कि अब एफ वस्तु निर्यात की जा रही है। दूसरा पॉइंट होता है ए से ई तक की जो अन्य निर्यात वस्तुएं हैं वह पहले की तुलना में सस्ती हो गई हैं तथा तीसरा पॉइंट जो होगा वह बी देश में निर्यात वस्तुएं महंगी हो गई हैं। ये 3 चीजें आपके समक्ष क्रिएट होती हैं। इन तीनों ही स्थितियों में या इन तीनों ही स्थितियों के बावजूद यदि भुगतान संतुलन की साम्य अवस्था स्थापित ना हो तो ए देश से स्वर्ण का क्या हो जाएगा, बहिर्प्रवाह व निर्यात जारी रहेगा और कीमत व मजदूरी में कमी होगी। और जब यह कमी होती है तो यह विभाजन रेखा का विस्तार बढ़कर जी वस्तु तक हो जाएगा, अर्थात ए देश जी वस्तु का व बी देश से आयात न कर जी वस्तु को उत्पादित व निर्यात करेगा, क्योंकि मजदूरी व कीमतों में कमी होने पर उत्पादन लागतों में कमी होती है। उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुओं के आयात व निर्यात की जो दशाएं हैं उन दशाओं के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रत्येक निर्यात वस्तु का किसी आयात वस्तु के साथ जोड़ा बना सकते हैं और दो देशों के मध्य वस्तुओं के आयात व निर्यात से प्राप्त लाभ की व्यवस्था में दो देशों के मध्य विभाजन रेखा के द्वारा की जा सकती है। और फिर यहाँ 3 बातें हमारे समक्ष स्पष्ट होती हैं। पहली है कि विभाजन रेखा या बिंदु रेखा वहां पर निर्धारित होगी जहां दोनों देशों के मध्य भुगतान संतुलन संतुलित हो। दूसरी स्थिति क्या होगी, वह बिंदु जहां दोनों देशों के भुगतान संतुलन साम्य अवस्था में हो। और तीसरी अवस्था होगी बिंदु रेखा में कोई या बिंदु या रेखा में कोई परिवर्तन ना हो तो भुगतान संतुलन स्वयं संतुलित हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद कल हम जो
टॉपिक लेकर के आपके समक्ष आएंगे, वह टॉपिक होगा 2 देशों से अधिक देश, यानी 2 से अधिक देश। अभी मैंने 2 से अधिक वस्तुएं ली हैं, कल जो अध्ययन करेंगे वह 2 से अधिक देशों का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।